बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑटिज़म, जो कि एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है साइको लिंग्विस्टिक्स के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन द ब्रेन। ऑटिज़म को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं और ये एक डिसेबिलिटी होती है जो कि ब्रेन के डिफरेंसेस की वजह से होती है। पीपल विद ASD ऑफन हैव प्रॉब्लम विद सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। जो लोग ASD का शिकार होते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है सोशल कम्युनिकेशन में और इंटरेक्शन में। एंड रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर्स और इंटरेस्ट। ये जो लोग होते हैं ऑटिज़म के, जो शिकार होते हैं, ऑटिज़म बीमारी जिन लोगों को होती है, वो सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम फेस करते हैं। मीन्स के लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना, इन चीज़ों से वो ताहट महसूस करते हैं और इन चीज़ों से वो दूर भागते हैं। मीन्स के लोगों से वो दूर भागते हैं और लोगों से इतना ज़्यादा घुलना मिलना उनको पसंद नहीं होता। People with ASD may also have different ways of learning, moving और paying attention. ASD के जो शिकार होते हैं लोग, जिनको ASD ऑटिज़म की बीमारी होती है, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, उनके डिफरेंट लर्निंग के तरीके होते हैं। वो डिफरेंट तरीके से लर्न करते हैं, मूव करते हैं और अटेंशन देते हैं किसी चीज़ को। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी तरह ये बिहेव नहीं करते। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। ऑटिज़म इज़ अ कम्प्लेक्स न्यूरो बिहेवियरल कंडीशन दैट इंक्लूड्स इम्पेयरमेंट्स इन सोशल इंटरेक्शन एंड डेवलपमेंटल लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कंबाइंड विद रिजिड रेपिटेटिव बिहेवियर्स। ऑटिज़म एक कम्प्लेक्स न्यूरो बिहेवियरल कंडीशन होती है जिसके अंदर जो लोग होते हैं, जिनको ऑटिज़म की बीमारी होती है, वो सोशल इंटरेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते और लोगों से मिलना जुलना उनको ज़्यादा पसंद नहीं होता और वो रेपिटेटिव बिहेवियर शो करते हैं, रिजिड बिहेवियर्स होते हैं उनके, और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन विद ऑटिज़म हैव ट्रबल कम्युनिकेटिंग इन अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड डू नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। जो चिल्ड्रन होते हैं जिनको ऑटिज़म होती है, वो कम्युनिकेशन में, लोगों के साथ बातें करने में उनको ट्रबल होती है, वो लोगों को समझ नहीं सकते और इसके अलावा वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करते लोगों के सामने। अब हम ऑटिज़म की टाइप्स पढ़ते हैं। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले है एस्पर्जर्स सिंड्रोम। अ चाइल्ड विद लेवल 1 स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विल हैव इंटेलिजेंस एंड स्ट्रॉन्ग वर्बल स्किल्स बट विल एक्सपीरियंस चैलेंजेस विद सोशल कम्युनिकेशन। जो एस्पर्जर्स सिंड्रोम के जो शिकार होते हैं बच्चे, वो इंटेलिजेंट भी होते हैं और उनकी वर्बल स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो सही तरीके से बोल पाते हैं, लेकिन वो जो सोशल कम्युनिकेशन है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते। नेक्स्ट है रेट सिंड्रोम। ये भी ऑटिज़म की एक टाइप है। इट इज़ अ रेयर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट इज़ नोटिस्ड इन इन्फेंसी। ये जो बच्चे होते हैं, उनके जब छोटे छोटे से बच्चे होते हैं उस वक्त ही ये सिंड्रोम जो है, मीन्स के 1 साल या 2 साल का जब बच्चा होता है तो उस वक्त ये सिंड्रोम जो है उनमें नोटिस किया जाता है। दिस डिसऑर्डर मोस्टली अफेक्ट गर्ल्स। और ये डिसऑर्डर जो है ये लड़कियों के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इट प्रेजेंट्स चैलेंजेस दैट अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इट इंक्लूड चैलेंजेस विद कम्युनिकेशन एंड स्पीच, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज इन सम केसेस। और इसमें जो बच्चे होते हैं जिनको ये डिसऑर्डर होता है, उनको कम्युनिकेशन में और स्पीच में डिफ़िकल्टी होती है और उनकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज भी होती हैं, सांस लेने में भी उनको मुश्किल पेश आती है। थर्ड है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ये है, इसको हेलर सिंड्रोम भी कहते हैं और इसको CDD भी कहते हैं। इन CDD द चाइल्ड विल हैव नॉर्मल डेवलपमेंट अप टू द टाइम व्हेन द डिसऑर्डर स्टार्ट्स। इस डिसऑर्डर के स्टार्ट होने से पहले जो बच्चा है उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, मीन्स के नॉर्मल तरीके से वो ग्रो होता है। द चाइल्ड में लूज एनी ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़। और ये जो बच्चा है जब इसको CDD होना स्टार्ट होता है तो वो इन जो स्किल्स होते हैं, एबिलिटीज़ होते हैं, इनको खोना शुरू कर देता है, जैसे कि टॉयलेटिंग स्किल्स इफ़ दे हैड ऑलरेडी बीन इस्टेब्लिश्ड, और एक्वायर्ड लैंग्वेज और वोकैबुलरी, सोशल स्किल्स एंड अडॉप्टेटिव
बिहेवियर्स, सम मोटर स्किल्स। ये जो स्किल्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खोना शुरू कर देता है जब उसको CDD होना स्टार्ट होता है। फोर्थ है कैनर्स सिंड्रोम। इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइकियाट्रिस्ट लियो कैनर ऑफ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन 1943। ये जो सिंड्रोम है ये लियो कैनर ने जो है वो डिस्कवर किया था, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थे जॉन हॉपकिंस की यूनिवर्सिटी में 1943 में। When he characterized it as infantile autism, children with this syndrome will appear attractive, alert and intelligent. इस जो सिंड्रोम की जो चिल्ड्रन होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, अलर्ट होते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं विद अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसऑर्डर सच एज। इस डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, अलर्ट होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन उनमें ये चीज़ें जो होती हैं वो इस डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। लैक ऑफ इमोशनल अटैचमेंट विद अदर्स, वो किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं होते। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन चैलेंजेस, अनकंट्रोल्ड स्पीच, ऑब्सेशन विद हैंडलिंग ऑब्जेक्ट। और इस डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं करते किसी के साथ। कम्युनिकेशन इंटरेक्शन चैलेंजेस उनको पेश आते हैं, उनकी स्पीच जो होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है और वो अपनी चीज़ें खुद करने का उनको ऑब्सेशन होता है। फिफ्थ है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। पीपल हु सफ़र फ्रॉम ऑटिस्टिक डिसऑर्डर यूजुअली टेंड टू डिले इन लैंग्वेज, फेस सोशल एंड कम्युनिकेशन चैलेंजेस एंड पोर्ट्रे अनयूजुअल इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। इस डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं वो लैंग्वेज में डिले करते हैं, मीन्स के जो बच्चे होते हैं वो देर से बोलना स्टार्ट करते हैं। फेस सोशल एंड कम्युनिकेशन चैलेंजेस वो फेस करते हैं और अनयूजुअल इंटरेस्ट और बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट है इस ऑर्डर के सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहला है चिल्ड्रन हु डू नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन कॉल्ड बाय देयर नेम। अगर किसी बच्चे को हम उसके नाम से पुकारते हैं और अगर वो रिस्पॉन्ड ना करे तो ये ऑटिज़म का सिम्टम है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ दैट नॉर्मल चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन सच एज प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन। जैसे जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, अगर किसी बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता और वो अपनी ही दुनिया में मगन होता है तो उसको भी ऑटिज़म होता है। अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट वाइल टॉकिंग। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं ऑटिज़म के शिकार जो बच्चे होते हैं वो आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड करते हैं बोलते वक्त। डिले इन डेवलपिंग नॉर्मल स्पीच को डेवलप करने में भी देर कर देते हैं। चिल्ड्रन हु डू नॉट टॉक वेरी ऑफन एंड प्रेफर बीइंग अलोन। और वो बच्चे जो ज़्यादा बात नहीं करते और अकेला रहना पसंद करते हैं। रिपीटिंग बिहेवियर रेगुलरली, कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू स्लाइटली कम्प्लेक्स क्वेश्चन। और अगर उनसे थोड़े से भी मुश्किल और पेचीदा सवालात पूछ लिए जाएं तो वो उसको समझ नहीं पाते और ना ही वो उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। और लास्ट है गेटिंग इरिटेटेड ओवर माइनर थिंग। और ये छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसका अब डिस्कस करते हैं कॉजेज। देयर इज़ नो स्पेसिफिक कॉज ऑफ ऑटिज्म इन इन्फेंट्स एंड एडल्ट्स, ऑल्दो साइंटिस्ट बिलीव दैट जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट कंबाइन मैनी ट्रिगर द इलनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। जो ऑटिज़म के कॉजेज़ हैं उसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ना ही एडल्ट्स में और ना ही इन्फेंट्स में। हालांकि जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि जो जेनेटिक्स है, मींस कि जो फैमिली से ही कोई अगर बीमारी चली आ रही है या फिर एनवायरनमेंट जो है वो अगर कंबाइन हो जाए वो इस इलनेस को, इस बीमारी को तहरीक दे सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं एक इंडिविजुअल में। सबसे पहला रीज़न है जेनेटिक्स। इन ऑटिज़म, if autism runs in your genetics or you have suffered autism, it is likely to pass through your offspring. अगर किसी पेरेंट्स जो हैं उनको ऑटिज़म है तो दैट सी बात है वो उनके बच्चों में भी मुंतकिल हो सकता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद जेनेटिक म्यूटेशन दैट हैपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड कैन ट्रिगर इट ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर। नेक्स्ट है environmental factor. Researchers are currently exploring whether factors such as viral infections, strong medications, environmental pollution or genetic imbalance during pregnancy play a role in triggering ASD. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गए, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन हो गई या फिर पोल्यूशन हो गया, जेनेटिक अनबैलेंस हो गया। रिसर्चर्स जो है ये इस बार इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी रीज़न हो सकते हैं ऑटिज़म के। थर्ड है अबनॉर्मल
functioning of brain. Scientists and researchers have confirmed that autism is a result of abnormal functioning of brain and its ability to process thoughts, expression and brain behavior. अगर ब्रेन जो है वो उसका फंक्शन जो है वो सही तरीके से प्ले नहीं कर रहा और abnormal functioning कर रहा है और जो थॉट्स को और बिहेवियर को एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है वो उसको सही तरीके से प्ले नहीं कर पा रहा, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है ऑटिज़म का। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। जेनेटिक्स, एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिक, बीइंग बोर्न टू ओल्ड पेरेंट्स, ये रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं ऑटिज़म के। अब हम देखते हैं कि हम ऑटिज़म का डायग्नोसिस, इसकी तशख़ीस, इसकी शनाख्त कैसे कर सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि एक बंदा जो है उसके अंदर ऑटिज़म है या वो ऑटिज़म का शिकार है। एज द कॉज ऑफ ऑटिज़म इज़ नॉट नोन, सो देयर आरंट एनी मेडिकल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन दैट कैन डायग्नोज ऑटिज़म इन इंडिविजुअल। जैसे इसके रीज़न का भी नहीं पता, कॉज का भी नहीं पता, इसी तरह से इसका डायग्नोसिस भी किसी इंडिविजुअल में हम सही तरीके से पता नहीं लगा सकते। डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज़म डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और इसका डायग्नोसिस तभी हो सकता है जब पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो चिल्ड्रन की जो डेवलपमेंट है उसको देखें कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, और तभी जाके इसका डायग्नोसिस हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम pediatricians play an important role in diagnosing this condition as symptoms of autism begin from infancy. अब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। देयर इज़ नो वे टू प्रिवेंट ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बट देयर आर ट्रीटमेंट ऑप्शन। इसका कोई प्रॉपर इलाज भी नहीं है क्योंकि ना इसका प्रॉपर रीज़न है, ना इसको प्रॉपर डायग्नोस करने का कोई तरीका है और ना ही इसका कोई प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट है। लेकिन बहुत से ऑप्शंस हैं जिससे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन इज़ मोस्ट हेल्पफुल एंड कैन इम्प्रूव बिहेवियर स्किल्स एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर हम अर्ली ऑन ही इसका डायग्नोसिस कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि एक बच्चा जो ये ऑटिज़म की बीमारी से गुजर रहा है, तो हम इसका जो इलाज है वो भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सी थेरापीज़ होती हैं ऑटिज़म के लिए। सबसे पहले है स्पीच थेरेपी। दिस थेरेपी इंक्लूड्स टेक्निक दैट हेल्प चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देम एफिशिएंटली। ये टेक्निक जो है ये बच्चों को इस काबिल करती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। It is not limited to verbal communication. It includes teaching individual to express their thoughts through pictures and gestures. ये सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसमें जो बच्चा होता है या फिर जो पेशेंट होता है ऑटिज़म का, उसको पिक्चर्स और गेस्चर्स के ज़रिए भी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। In this therapy, the first step is to analyze the behavior of individual with autism. सबसे पहले हम behavior देखेंगे इंडिविजुअल का। नेगेटिव बिहेवियर रिमूव्ड एंड पॉजिटिव बिहेवियर इज इनकरेज। और अगर जो पेशेंट है वो नेगेटिव बिहेवियर शो करता है तो उसको हम रिमूव करेंगे और उसका जो पॉजिटिव बिहेवियर होगा उसको हम इनकरेज करेंगे। रिवार्डिंग दम फॉर पॉजिटिव बिहेवियर, और पॉजिटिव बिहेवियर के लिए उसको हम रिवॉर्ड करेंगे। ये भी एक तरह की थेरेपी ही होती है। एंगर मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इफ इंडिविजुअल सीम टू गेट इरिटेटेड फ्रीक्वेंटली। अगर जो इंडिविजुअल है या फिर जो पेशेंट है वो जल्दी से इरिटेट हो जाता है तो उसकी एंगर जो है उसको मैनेज किया जाएगा, उसकी एंगर मैनेजमेंट की जाएगी। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं जो एक ऑटिज़म के पेशेंट को फेस करना पड़ती हैं। कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकम्पनी एज दे इंक्लूड, उसको अग्रेशन होता है जो पेशेंट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसको अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने का कोई मीडियम नहीं मिलता, तो उसको एग्रेशन होता है। अनयूजुअल स्लीप हैबिट्स होती हैं उसकी, अनयूजुअल ईटिंग हैबिट्स होती हैं, एंड डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं। अदर आर रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होते हैं उसके, रेपिटेटिव बिहेवियर होते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है वो उसकी कम होती है, डेवलपमेंटल इसकी डिसेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं कैन ऑल कॉम्प्लिकेट आ चाइल्ड सोशल डिफ़िकल्टीज। अ लैक ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर चिल्ड्रन कैन लीड टू मेंटल हेल्थ कॉम्प्लिकेशन एंड रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जो ऑटिज़म के पेशेंट होते हैं उनको इस टाइप की कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं अपनी लाइफ में। एग्रेशन होता है, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, ईटिंग हैबिट्स उनकी अनयूजुअल होती हैं, स्लीपिंग हैबिट्स उनकी अनयूजुअल होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उनके बिहेवियर जो होते हैं वो रेपिटेटिव होते हैं।